So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. Today we are going to discuss land resources. Land is the most basic natural resource because we live on it, क्योंकि हम इस पर रहते हैं. Besides, it supports natural vegetation, wildlife, human life and a range of economic activities. सोचिए, यदि लैंड ना होता, हम खेती कहाँ करते, माइनिंग कहाँ करते, सड़कें कहाँ बनाते, इंडस्ट्रीज कहाँ लगाते. ये सब तो तभी संभव हुए ना जब जमीन है. तो ये हुए यूजेस ऑफ लैंड. बात यहाँ खत्म नहीं होती. आप सोचिए, अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम में लैंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. ये अर्थ के टेम्परेचर रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है. लैंड वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में भी इन्वॉल्व है या नहीं. मतलब ह्यूमन बींग्स तो लैंड को यूज करते ही हैं, नेचर भी इस रिसोर्स को यूज करने में पीछे नहीं रहती. खैर, लैंड इतने एक्टिविटीज को सपोर्ट तो करती है, पर एक समस्या है. लैंड इज लिमिटेड. ये एक सीमित संसाधन है. आपके बुक में लिखा है, लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. इस पृथ्वी पर लैंड की जो मात्रा है वो निश्चित है और इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता. बढ़ते डिमांड को देखते हुए इसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता. इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अवेलेबल लैंड का इस्तेमाल केयरफुली प्लान बनाकर करें. हम जानते ही हैं कि इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है. यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं. मजे की बात देखिए कि जब आप यहाँ के रिलीफ फीचर्स देखेंगे तो यहाँ भी डाइवर्सिटी दिखाई देगी. क्या नहीं है यहाँ. माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं, है ना. आइए अब इस ग्राफ को देखते हैं. इसमें लगभग 43% ऑफ द लैंड आर प्लेन्स. ब्लू कलर में देखिए, पूरे लैंड का 30% माउंटेन्स है और पूरे लैंड का लगभग 27% प्लेटो रीजन है. प्लेन्स का उपयोग उनके फर्टाइल सॉइल और फ्लैट टेरेन के कारण मेनली एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है. इसी वजह से प्लेन्स लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करते हैं. प्लेन्स में इंडस्ट्री भी लगाए जाते हैं. वहीं माउंटेन्स पेरेनियल रिवर्स के सोर्स हैं. हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज का नाम आपने सुना ही होगा. ये टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी अनुकूल होते हैं. पहाड़ों पर जो हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, इनका नाम कौन नहीं जानता. अब तो लोग रोहतांग पास, सोलांग वैली और अटल टनल भी घूमने जाने लगे हैं. प्लेटोज में क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट. यहाँ फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स का भंडार होता है. ओके, अब बात कर लेते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की. पहले तो लैंड यूटिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं. लैंड यूटिलाइजेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस. वो एग्रीकल्चर हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी हो सकती है ना. चलिए देखते हैं इंडिया में हम लैंड को कैसे यूज करते हैं. हम इसको मुख्यतः 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड. इसमें क्या हो सकता है? ये लैंड फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, टिम्बर प्रोडक्शन में हो सकता है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हो सकता है. उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड. इसमें फसलें उगाने और दूसरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि आती है. हमारे देश में आधे से अधिक भूमि का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है. ये प्रोपोर्शन दूसरे देशों में देखने को कम मिलता है. आपके टेक्स्ट बुक में 2 टर्म्स दिए गए हैं, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया. उन्हें समझ लेते हैं. नेट सोन एरिया मीन्स द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड. मतलब कि यह उस भूमि का टोटल एरिया है जिसका उपयोग वास्तव में फसल उगाने के लिए किया जा रहा है. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? एरिया सोन मोर देन वंस ए ईयर प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. मतलब कि यदि एक किसान एक जमीन में एक ही साल में 2 फसल बोता है तो ग्रॉस क्रॉप एरिया में वो उस जमीन को 2 बार गिनेगा, जबकि नेट सोन एरिया में केवल 1 बार. तीसरा, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बैरन लैंड. इसे हम उजाड़ भूमि भी कह सकते हैं.
ये नेचुरल वेजिटेशन या अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने में असमर्थ होते हैं। इसकी मिट्टी की क्वालिटी खराब हो सकती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जिससे किसी पौधे का उगना मुश्किल हो। यहाँ पानी की कमी भी हो सकती है, इसीलिए आप इसमें डेजर्ट को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी होती है जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, जहाँ बिल्डिंग, इंडस्ट्री, रोड्स वगैरह बना देते हैं। इसके बाद ग्रेजिंग लैंड्स। ग्रेजिंग लैंड्स मतलब ऐसी भूमि जिसका इस्तेमाल गाय, बकरी, भेड़ आदि के चरने के लिए होता है। चारागाह यानी कि पास्चर्स इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी भूमि में घास, फलियां और छोटे मोटे पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्टलैंड। ये क्या होता है? ये ऐसी जमीन होती है जो खेती के लायक तो है, पर उसमें 5 साल से ज्यादा से खेती न हुई हो, इसीलिए जब चाहेंगे तो खेती हो जाएगी। फिलहाल वे वेस्टलैंड है। इसके बाद आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड को परती जमीन कहा जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी जमीन जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया गया हो। खाली छोड़ने का मकसद मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना होता है। फैलो लैंड में आता है करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मतलब ऐसी भूमि जिसे एक या एक से कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए खेती के बिना छोड़ दिया गया हो। अदर देन करंट फैलो का मतलब ऐसी भूमि जिसमें पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों तक खेती न हुई हो। तो बस आज इतना ही। अब इजाजत लेता हूँ। अब अगले क्लास में मिलेंगे लैंड यूज पैटर्न को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।